हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे हम अपने चैप्टर 9 को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें हमने अभी 2 सेक्शन पढ़े थे लास्ट वीडियो में, 135 और 132। तो बाकी के जो जितने भी सेक्शन हैं वो उसका हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ऑलमोस्ट ज़्यादा बड़े सेक्शंस हैं नहीं, छोटे छोटे सेक्शंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज़। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज़ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मतलब 2 तो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली आपको इतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एमसीक्यू के लिए आप उसको याद रख सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ 240 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ रिलेशन विद द कंपनी इंक्लूड्स बैलेंस शीट, P&L। इन केस ऑफ एनपीओ के केस में इनकम ऑफ एक्सपेंस कहते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और जो प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप होती है उनके लिए नहीं होता। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी या जो भी एक्सप्लेनेटरी नोट वगैरह होते हैं वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आते हैं। आप लोगों ने वैसे ही पढ़ा होगा सेक्शन 240 में, तो उस केस में वो आते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो हो गई जो फाइनल रिपोर्ट हमारी बन के आती है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड। मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड एक तरीके से आपका P&L अकाउंट मान सकते हो आपकी। P&L अकाउंट में जो फाइनल बैलेंस आते हैं, फाइनल फिगर्स आती है ना, वो इसी बुक से आती है। मतलब मनी जो भी रिसीव्ड हुई, जो भी एक्सपेंड हुई, उनका इसी में नहीं। ये कैश फ्लो का होता है। कैश फ्लो में जो मतलब पैसे आए गए, क्योंकि मनी की बात करी है। सेल एंड परचेज होता है P&L अकाउंट का, कि हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होता है बैलेंस शीट एक तरीके से, कि हमारी कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ है। और आइटम्स ऑफ कॉस्ट अंडर सेक्शन 148 पढ़ेंगे, वहाँ इसको एक्सप्लेन करेंगे। 148 चैप्टर 10 में है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स में। वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक तरीके से दोनों एक ही चैप्टर है, क्योंकि पूरा लिंकेज है एक दूसरे में। और जो भी कॉस्ट वगैरह होते हैं, उससे जो भी एक्सपेंस होता है उसके अंदर आते हैं। तो उसके बाद बुक्स एंड पेपर्स क्या होते हैं, या बुक्स और पेपर्स क्या होते हैं, तो कोई इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, वॉर्म डीवीडी यानी कि राइटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रजिस्टर्स, मिनट्स, डीड, वाउचर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो सब इसके अंदर। इसके ऊपर कोई वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, और वैसे भी बहुत सिंपल है कि आपको पता ही रहेगा कि बुक्स या पेपर्स क्या बनेंगे। कोई भी राइटिंग एग्रीमेंट, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई रजिस्टर है, कोई वाउचर है, वो सब उसके अंदर है। तो इस पर कोई ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आएंगे इंपॉर्टेंट। आप इसको छोड़िए तो नहीं पढ़ना, तो सारा पढ़ेगा, लेकिन इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद हमारा सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन आता है इसमें, सेक्शन 128 इज़ अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी कीप्ड बाय कंपनी। यानी कि कंपनी जो है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रखेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है कि भाई हमने जो पढ़े, जिसमें एक्सपेंस और इनकम, मनी की रिसीव्ड और एक्सपेंस का ट्रीटमेंट होता है, एसेट्स लायबिलिटी होती है, सेल परचेज की रिकॉर्ड्स होती है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनने से पहले जो भी बुक्स वगैरह में हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर एंड कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट्स आरओ। नॉर्मली तो वो अपने आरओ भी रखेंगे रजिस्टर ऑफिस में, वो तो नॉर्मल बात है, क्योंकि कंपनी जो है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर ऑफिस में ही रखेगी। सच बुक्स ऑफ अकाउंट शेल बी गिव ट्रू और फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड ब्रांच। यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो एक तरीके से पूरी सच्चाई और बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई गलत चीज़ उसमें नहीं दिखनी, क्योंकि वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। आपको सारी स्टेटमेंट, सारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही लिखनी पड़ेगी, चाहे वो आपकी हो, यानी कंपनी की हो, या कंपनी के किसी ब्रांच की हो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन ऑन अक्रूवल बेसिस एज पर डबल एंट्री सिस्टम। यानी कि हमेशा अक्रूवल बेसिस पे बनेगी। ये नहीं कि जब आपको पैसे रिसीव्ड हो रहे हो तब आप करोगे एंट्री। अक्रूवल बेसिस यानी कि जब आपकी ट्रांजैक्शन होगी उस बेस पे होगी, मनी बेसिस, कैश बेसिस पे नहीं होगी, अक्रूवल बेसिस पर होगी। और डबल एंट्री सिस्टम यानी कि डबल एंट्री सिस्टम रहेगी, सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं रहेगी। शिफ्टिंग लोकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को शिफ्ट करना है तो उस केस में क्या कर सकते हैं? एनी अदर प्लेस विद इन इंडिया, इंडिया में किसी भी जगह रख सकते हैं। बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इंटीमेट फुल एड्रेस टू ROC विद इन 7 days टू सच डिसीजन।
फॉर्म AOC 5, यानी कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगर शिफ्ट करना है तो आप कहाँ शिफ्ट कर सकते हो। पहला, आप इंडिया में कहीं भी रख सकते हो। दूसरा, आपको बोर्ड रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा, यानी कि बोर्ड रिजोल्यूशन। एक हमने पढ़ा था कि बुक्स ऑफ मेंबर्स, हमने जब सेक्शन 88 पढ़ा था तो वह हमने पढ़ा था कि बुक्स ऑफ मेंबर्स कहाँ रख सकते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि बुक्स ऑफ मेंबर्स हम इंडिया में कहीं भी रख सकते हैं जहाँ पे या तो 1/10 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हों। तो 1/10 से ज़्यादा मेंबर्स हो, नंबर ऑफ मेंबर्स हो, तो उस केस में हमें क्या लेना पड़ता है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता था। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट से और शेयर होल्डर्स का कोई भी रिलेशन नहीं है। यहाँ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उनका रिलेशन है, वो चेक करते हैं, वो रेडी करवाते हैं, यानी कि उनके अंडर होता है सारा काम। कोई शेयर होल्डर का काम नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना। तो इसलिए आप बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को शिफ्ट कर सकते हो। और इंटीमेट देना होगा, मतलब ROC को तो बताना ही होगा, क्योंकि हर चीज़ में ROC तो बीच में आएगा ही। तो आप जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को शिफ्ट कर रहे हो ना, तो आपको ROC को इन्फॉर्म करना होगा कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रख रहे हो, और वही फॉर्म AOC 5 में। तो उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन ई मोड, यानी कि ई मोड में क्या भी हम क्या बुक्स ऑफ अकाउंट रख सकते हैं। तो हाँ, ये रिमेनिंग एक्सेसिबल इन इंडिया, ई मोड में आप रख सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। रिमेनिंग एक्सेसिबल रिमेन्स एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम। आप ई मोड में रख सकते हो, उसकी कुछ कंडीशन है वो देख रहे हैं हम। तो सबसे पहला कंडीशन है कि वो इंडिया में एक्सेसिबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप बाहर किसी चाइना, मान लो चाइना में रखी है, अब चाइना के साथ लड़ाई होगी, उसने सारे नेटवर्क जैम कर दिया अपनी तरफ से कि इंडिया का कोई भी फाइल वहाँ पे से नहीं खुल पाएगा। तो उसका एक्सेसिबल इंडिया में होना चाहिए, यानी कि अगर वो चाइना में भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखा हो तो हम इंडिया में उसको ईजीली किसी दिक्कत के बिना आराम से चेक कर सकें। विद इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टार्टिंग 1/4/2023 को ये अमेंडमेंट आया था कि एवरी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू हैव फॉलोइंग फीचर्स, यानी कि अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में रख रहे हो, किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डाल रहे हो, तो उसमें 3 फीचर होने चाहिए। रिकॉर्ड ऑडिट ट्रेल, यानी कि ऑडिट ट्रेल यानी कि जो एंट्रीज है ना वो रिकॉर्ड रहनी चाहिए अच्छे से, और उसकी चेकिंग होती रहनी चाहिए ताकि कोई भी मिसमैच तो नहीं है। ऑडिट ट्रेल कैन नॉट बी डिसेबल, और ये कभी डिसेबल नहीं होना चाहिए। मतलब ऑडिट ट्रेल पता कर लेता है कि गलती कहाँ हो रही है या क्या क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है, तो वो सब हमेशा ऑन रहना चाहिए और कभी उसको डिसेबल नहीं करना है। और क्रिएटिंग एडिट लॉग फॉर ईच चेंज प्लस डेट ऑफ चेंज, यानी कि एडिट लॉग भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। एडिट लॉग क्या होता है? एडिट लॉग होता है कि मतलब अगर कोई भी मेंबर या कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी ट्रांजैक्शन में चेंज करता है या अकाउंटेंट चेंज करता है फ्रॉड के चक्कर में, तो उसका भी एडिट लॉग होना चाहिए कि अगर आप एंट्री करने के बाद कोई एडिट कर रहे हो किसी स्टेटमेंट को, किसी का अमाउंट कम ज़्यादा कर रहे हो, किसी को और कोई और चेंज कर रहे हो किसी भी तरीके का, तो वो उसमें रिकॉर्ड होना चाहिए उस सॉफ्टवेयर में कि आपने वो क्या चेंज किया था और कब चेंज किया था। तो उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कंपनी ब्रांच टू बी रिटेन्ड कम्प्लीटली इन ओरिजिनल एंड अनअल्टर्ड फॉर्म, यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है कंपनी की या ब्रांच की, वो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में होनी चाहिए। यानी कि आप जिस तरीके से बना रहे हो, भले उसमें थोड़ी मिस्टेक्स हो, बिल्कुल वो ओरिजिनल ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप कॉपी ले जाके दिखा रहे हो अगर कोई मांग रहा है तो। वैसे कौन इंस्पेक्ट कर सकता है वो हम देखेंगे। तो उसमें आप किसको ओरिजिनल दिखाना है वो हो, ये मतलब है इसका कि आपके पास जो है ना बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए। जब ऑडिटर वगैरह आएंगे तो आप अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना चाहेंगे तो आपको ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनके पास लेके जाना पड़ेगा और उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद आता है सच रिकॉर्ड्स टू बी इन लेजिबल फॉर्म। लेजिबल फॉर्म यानी पढ़ने लायक फॉर्म उनमें होना चाहिए कि लेजिबल फॉर्म होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसी राइटिंग में या ऐसी लैंग्वेज में लिख रहे हो जो ऑडिटर को समझ ही नहीं आ रही, तो उस केस में आपको लेजिबल फॉर्म रखनी चाहिए। अगर आप इंडिया में हो तो एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश में लिखना है। राइटिंग क्या है? राइटिंग नॉर्मल होनी चाहिए, ये नहीं कि आप अलग तरीके से वर्ड्स लिख रहे हो। एक नॉर्मल राइटिंग्स में आपको लिखना
प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रॉपर सिस्टम फॉर, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए किस लिए, स्टोरेज करने के लिए, यानी कि क्योंकि इसका कम से कम 8 ईयर्स का पीरियड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजर्व करने का। तो आपके लिए आपके पास स्टोरेज होगा तभी तो आप करेंगे, तो आपके पास एक स्टोरेज होना चाहिए प्रॉपर। रिट्रीवर्सल, डिस्प्ले और प्रिंट आउट का प्रोसेस होना चाहिए। रिट्रीवर्सल यानी कि उसको अगर कोई चेंजेस करनी पड़े अगर आगे चल के, तो उसके लिए एक मेथड होना चाहिए। डिस्प्ले होना चाहिए, यानी कि अगर हमें कभी किसी ऑडिटर को, अभी मेंबर्स को या कोई भी इंस्पेक्शन करने आ रहा है, अगर वो मांगता है तो हम उसको डिस्प्ले कर सकें, उसे दिखा सकें कि किस तरीके से हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है पूरा है। यानी कि आधा अधूरा दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा और प्रॉब्लम हो रही है दिखने में, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लियरली दिखना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट। और प्रिंट आउट, अगर कोई उसकी कॉपी चाहता हो कि हमें कॉपी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट की, तो प्रिंट आउट का बिल्कुल सिस्टम वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए। यानी कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट जहाँ भी रख रहे हो वहाँ स्टोरेज का, रिट्रीवर्सल का, डिस्प्ले का और प्रिंट आउट का बिल्कुल सिस्टम होना चाहिए ऑफ ई रिकॉर्ड्स। तो उसके बाद सच ई रिकॉर्ड्स नॉट टू बी डिस्पोज अनलेस परमिटेड बाय लॉ। जो भी ई रिकॉर्ड आप बनाएंगे ना उसको आपको डिस्पोज कभी नहीं करना है जब तक लॉ ना कहते। अगर लॉ से आपको परमिशन मिल जाती है कि हाँ अब टाइम पीरियड हो गया और इतना पुराना आप रख के क्या करेंगे, तो आप डिस्पोज कर सकते हैं, लेकिन लॉ के कहे बिना आप डिस्पोज नहीं कर सकते। बैकअप कीप्ड एट सर्वर लोकेटेड इन इंडिया ऑन डेली बेसिस, यानी कि अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं बाहर है या कोई ई मोड में, तो आपको डेली उसका एक सर्वर इंडिया में भी लोकेट करना पड़ेगा। और अगर वहाँ से कोई ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है तो उसका बैकअप आपको इंडिया में भी लेना पड़ेगा। उसके बाद इंटीमेट आरओसी ऑन एनुअल बेसिस, नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, आईपी एड्रेस सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन ऑन क्लाउड बाय सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि आपको सर जो भी जहाँ भी आप अपने रिकॉर्ड्स को या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हो उसकी सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें, सबसे पहला नेम, आईपी एड्रेस सिस्टम का क्या है, लोकेशन क्या है, यानी कि किस जगह वो सिस्टम ऑपरेट हो रहा है या कौन सी क्लाउड में उसको सेव किया गया है, तो वो सब आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वेयर अ कंपनी हैज़ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, या तो आप अगर आपकी ब्रांच भी है कोई इंडिया में या इंडिया के बाहर, दिस सेक्शन इज डीम्ड टू बी कंप्लाइड इफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कीप्ड एट ब्रांच ऑफिस एंड प्रॉपर समराइज periodic return are sent to company at RO or other place in India। यानी कि आप ये सेक्शन भी उन पे भी अप्लाई होगा अगर आपकी कोई ब्रांच है तो उनको भी अपना एक प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा ब्रांच ऑफिस को। और वो जो भी बुक आरओ है यानी रजिस्टर्ड ऑफिस है या कोई अदर प्लेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखा है कंपनी का ओरिजिनल वाला, वहाँ पे उसको भेजना पड़ेगा ताकि कंपनी उसकी एंट्री अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर सके या अपने पास रिकॉर्ड बना सके। फिर उसके बाद हमारा आगे आता है कि इंस्पेक्शन कौन कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। तो इंस्पेक्शन करने के लिए दो तरीके, या तो आपके पास इंडिया में है या तो आउटसाइड इंडिया है। तो अगर आपके इंडिया में बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तो आपका कोई भी डायरेक्टर कैन इंस्पेक्ट ड्यूरिंग द बिजनेस आवर, यानी कि सिर्फ डायरेक्टर कर सकता है। यहाँ पे अगर सिर्फ डायरेक्टर दिया है मतलब कि आपका कोई मेंबर नहीं कर सकता, आपका कोई और शेयर होल्डर नहीं कर सकता और कोई रिलेटिव नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ डायरेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट दे सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी देख सकता है, वो जनरल पब्लिक हो, कोई प्राइवेट पब्लिक कंपनी का हो, कोई भी देख सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना वो हर कोई नहीं देख सकता, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरी समराइज होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसमें सारे ट्रांजैक्शंस लिखे होते हैं, तो उस इतने वैसे भी कोई नहीं देखेगा, तो वो परमिशन भी नहीं है ताकि कोई चेंजेस ना कर सके, किसी को कोई चीज़ पता ना चल सके। ऑडिटर देख सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। आउटसाइड इंडिया डायरेक्टर रिक्वेस्ट कंपनी, अगर इंडिया के बाहर रखा है, इंडिया में रखा है तो डायरेक्टर जाके चेक कर सकता है कि रीजनेबल आवर्स में जो भी बिजनेस आ रहा है। लेकिन अगर आउटसाइड इंडिया रखा है ना तो डायरेक्टर रिक्वेस्ट कंपनी, डायरेक्टर को कंपनी से रिक्वेस्ट करनी होगी कि सच रिक्वेस्ट, सबसे पहले डायरेक्टर को अगर चेक करना है तो उसे कंपनी को रिक्वेस्ट भेजनी होगी कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना चाहता है। फिर उसके बाद सच रिक्वेस्ट टू सेट आउट फुल डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन सॉर्ट, यानी कि उसकी जो भी
ज़रूरत होगी, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जितनी भी कॉपी होंगी, जितने भी साल का उसने मांगा होगा ना, उसकी एक प्रॉपर डिटेल के साथ उसको एक पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यानी कि उसको ये नहीं कि आधा दे दिया आधा नहीं दिया, प्रॉपर पूरा डिटेल पैक होगा, पूरी सीरीज़ के साथ बन होगा और पूरा सेट होके उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी दी जाएगी। अगर बाहर है तो और बहुत जल्द से जल्द दी जाएगी। और कंपनी इन प्रोसीड्स इंफॉर्मेशंस 15 days ऑफ द सच रजिस्टर रिक्वेस्ट, यानी कि जब डायरेक्टर कंपनी को रिक्वेस्ट भेजेगा उसके अगले 15 दिन के अंदर उसको डायरेक्टर को वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी मिल जाएगी। Such request to be sought by directors himself and not through power of attorney or agent, यानी कि उस केस में क्या है, जब हमने रजिस्टर ऑफ मेंबर के बारे में पढ़ा था तो वहाँ क्या हमने पढ़ा था कि मेंबर्स जो है अपने किसी भी पावर ऑफ अटॉर्नी देकर उससे चेक करवा सकता है। लेकिन या इस केस में क्या है, इस केस में डायरेक्टर क्या है, अगर खुद जाना चाहता है चेक करने या खुद देखना चाहता है तो ठीक है देख, लेकिन अगर तू किसी और को भेजा है कि जा तू देखिया, नहीं मैं नहीं जा रहा, उस किसी और को या कोई एजेंट भेज दिया अपना, तो उस केस में उसको अलाउड नहीं है, सिर्फ डायरेक्टर ही आ सकता है। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी शैल बी डन ओनली अ पर्सन ऑथराइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि आप अपनी सब्सिडरी के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकते हो। वैसे तो नॉर्मली मना है, लेकिन आप देख सकते हो अगर कंपनी आपको अलाउ करते, कंपनी कहती है कि आप जाओ और सब्सिडरी के चेक कर लो, ऑथराइज अथॉरिटी दे देती है तो आप चेक कर सकते हो, वरना आप चेक नहीं कर सकते। वेयर इंस्पेक्शन इज मेड ऑफिसर an employee of company to give all necessary असिस्टेंस वेयर, अगर जब कम इंस्पेक्शन होता है ना तो उस समय हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हों जो डायरेक्टर को समझना है, तो उस केस में क्या है, उनको एक असिस्टेंस दिया जाता है। असिस्टेंट यानी कि उनको एक समझाने के लिए दिए जाते हैं लोग कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार कर रहा है वो भी साथ में होता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन में गलती दिखे, कोई और प्रॉब्लम दिखे, तो वो जो असिस्टेंस होगा ना वो असिस्ट करेगा कि हमने ये ट्रांजैक्शन क्यों की, किस तरीके से की, किस लिए की थी, वो सारी बातें उसको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। उसके बाद प्रिजर्व बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब तक के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, गुड एंड ऑर्डर, यानी कि पूरे ऑर्डर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने पास रखना है। कब तक के लिए, नॉट लेस देन 8 years, मतलब कि मिनिमम 8 साल के लिए आपको रखना ही पड़ेगा। 8 से ज़्यादा भी आप रख सकते हो अगर सीजी आपको कह दे तो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करे या कह दे आपको कि आपको 8 लॉन्गर पीरियड तक कोई लिमिट डिसाइड कर दे या कहे कि अनलिमिटेड पीरियड तक रखना है तो आपको रखना पड़ेगा। और इमीडिएटली प्रेसिडिंग अ कंपनी विद द एग्जिस्टेंस ऑफ द, मतलब कि अभी से लेके पिछले 8 साल का रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ईयर्स का रिकॉर्ड कंपनी के पास होना चाहिए। यानी कि अभी क्या चल रहा है, 2024-25 आ गया, 24-25 का रिकॉर्ड कंपनी के पास पिछले 8 साल का तो होना चाहिए 24-25 से, तो 24-25 यानी कि 16-17 के आसपास तक का रिकॉर्ड कंपनी के पास होना चाहिए। उसके बाद पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, मतलब कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट सही से नहीं बन रहा या कोई उसमें फ्रॉड दिख रहा है, कोई ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड हो रही है, तो उस केस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उस केस में कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, होल टाइम डायरेक्टर है फाइनेंस फील्ड का, ये नहीं कि किसी और फील्ड का, अगर कोई होल टाइम डायरेक्टर है फाइनेंस फील्ड का तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा, या फिर कोई CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, या कोई और पर्सन है जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ड्यूटी दे रखी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करने की, वो सब पर्सन लायबल हो जाएंगे। और उनको कॉन्ट्रवेंशन करने पर अगर किसी भी तरीके का फ्रॉड वगैरह करते हैं या कोई ट्रांजैक्शन में गलती करते हैं जो कि अननेसेसरी है, तो वो सब 50,000 से 5 लाख तक का उन पे जुर्माना लग सकता है। तो उसके बाद सेक्शन 128 ख़त्म हो गया। सेक्शन 128 में पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात की गई है कि हमें बुक्स कहाँ कैसे कब, मतलब कि बुक्स को कहाँ रखना चाहिए, बुक्स की
इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, बुक्स किसके अंडर होती है, बुक्स के और भी थोड़ी बहुत डिटेल ई मोड में रख सकते हैं, यानी उन सब के बारे में बताया गया है। तो उसके बाद हमारा सेक्शन 129 होता है, क्योंकि बुक्स आप सेक्शन ऐसे याद रख सकते हैं। 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किया, ईयर एंड हुआ, 129 आया, हमने फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से तैयार करना है? पहली बात तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ट्रू और फेयर व्यू होता है कंपनी का, यानी कि उसमें एक तरह एज्यूम किया जाता है कि इसमें जो भी लिखा है वो सब सही है और बिल्कुल फेयर है, यानी कि उसमें कोई गलती नहीं है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करने के लिए एएस लगता है नॉर्मली, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और फिर शेड्यूल 3 को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू इंश्योरेंस कंपनी, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन कंपनीज को नहीं लगता, तो 4 कंपनीज को नहीं लगता, सेबी कंपनी को नहीं लगता। सेबी यानी कि इनवर्स पढ़ो, उल्टा पढ़ो, सेबी आई इंश्योरेंस, ई बी बैंकिंग, ई इलेक्ट्रिसिटी और एस स्पेशल एक्ट वाली कंपनीज को नहीं लगता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी लेड बिफोर एजीएम ऑफ कंपनी, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर एजीएम में आपको शो करना पड़ेगा कंपनी के। कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है कि आपकी कोई सब्सिडरी है या कोई एसोसिएट है या कोई जॉइंट वेंचर है, तो उस केस में आपको एक कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। तो उस केस में आपको वो तैयार कैसे करना होगा? वेयर कंपनी हैज़ मोर देन वन सब्सिडरी, अगर आपकी एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी है तो आपको इस कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा। स्टैंड अलोन तो बनाना पड़ेगा, सेपरेट हर कंपनी का बनाना पड़ेगा, चाहे वो सब्सिडरी हो या होल्डिंग हो उस, लेकिन कंसोलिडेशन भी बनाना पड़ेगा। Attach a separate statement containing silent feature of AOC1 of subsidiary, joint venture या associate, कोई भी joint venture है कंपनी का, सब्सिडरी या एसोसिएट है, उन सब के एक साइलेंट फीचर यानी कि इम्पॉर्टेंट सारे फीचर AOC1 के अंडर, AOC फॉर्म के अंदर फॉर्मेट है उसके हिसाब से बना सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद मैनर्स ऑफ कंसोलिडेशन, एएस एंड शेड्यूल करनी किस तरीके से बन सकता है? एएस फॉलो करना पड़ेगा और शेड्यूल 3 को भी फॉलो करना पड़ेगा। हाउएवर इफ कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट रिक्वायर्ड इन एएस, प्रिपेयर कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज शेड्यूल 3। अगर आपकी कंपनी को एएस के अकॉर्डिंग नहीं लगता, जब हम एएस अकाउंट्स का एएस पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, तो अगर उसके हिसाब से नहीं लगता तो आप शेड्यूल 3 के हिसाब से भी पूरा बना सकते हैं। कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट रिक्वायर्ड इफ फॉलोइंग कंडीशन आर मेट, यानी कि कुछ कंडीशन है जिस कंडीशन में आपको कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप होली या पार्शली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ एनी अदर कंपनी, अगर आप कोई भी पूरी तरीके से या फिर थोड़ी कम लेकिन हो सब्सिडरी किसी कंपनी, यानी 50% से ज़्यादा कोई और आपकी कंपनी में होल्ड करता है शेयर्स या पावर, तो उस केस में क्या होगा? ऑल मेंबर्स इंक्लूडिंग दोज अदरवाइज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट, यानी कि जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं, हैव इंटीमेट इन राइटिंग, यानी कि जो भी मेंबर्स है कंपनी के वो लिखित में दे, राइटिंग फॉर्म में दे, डू नॉट ऑब्जेक्ट टू कंपनी नॉट प्रेजेंटिंग CFS, यानी कि वो एक तो वो सब्सिडरी है तो उसे तो बनाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है अगर उसकी होल्डिंग बना रही है, तो उस केस में वो कंपनी लिख के दे दे कि हम कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, तो उसके राइटिंग फॉर्म में देना पड़ेगा, चाहे उसके हर मेंबर्स को, चाहे वो वोट कर सकता हो चाहे ना कर सकता हो। सिक्योरिटी आर नॉट लिस्टेड इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, या फिर कोई ऐसी कंपनी है वो राइटिंग में ना दे, वो कह दे कि मेरी को तो मैं तो लिस्टेड कंपनी ही नहीं हूँ, या मैं तो कोई वो ही नहीं हूँ, प्रोसेस ही नहीं है मेरा लिस्टेड में, मैं लिस्टेड कंपनी बनने ही नहीं जा रहा और ना बना हुआ हूँ, तो उस केस में चाहे इंडिया का हो या आउटसाइड इंडिया, इंडिया की कंपनी बाहर जाके अगर लिस्टेड हो जाती है तो उसे आउटसाइडर लिस्टेड कहते, इंडिया के आउटसाइड भी लिस्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर आप कंपनी है अब वो चाहे इंडिया में लिस्टेड हो या आउटसाइड इंडिया लिस्टेड हो तो उसे कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है ना तो आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। अल्टीमेट और एनी इंटरमीडियरी होल्डिंग कंपनी फाइल CFS विथ ROC इन कंप्लायंस विथ Ind AS, यानी कि किसी की होल्डिंग कंपनी है वो कोई भी कंप्लायंस
इंडियन इंड एस के हिसाब से इंड एस का कंप्लायंस करके कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा कर देती है। मतलब कि एग्जांपल से देखते हैं इसको। जैसे मान लो ए, बी और सी है, ये इसकी होल्डिंग है और ये इसकी होल्डिंग है, तो ये इसकी भी होल्डिंग हुई, ठीक है, ठीक है। अब ये सब्सिडरी हुई, ये सब्सिडरी हुई। उसके बाद अब देखो, अगर इसने, ए ने या बी की सब्सिडरी क्या है, सी ने, अगर ए ने इंड एस के हिसाब से, इंड एस के हिसाब से कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कर दिया, तो बी को कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सी की तो वैसे ही कोई सब्सिडरी नहीं है, इसे तो सी एफ एस वैसे ही नहीं बनाना कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन बी को बनाना था, बी और सी का। तो उस केस में बी भी कह सकता है कि मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरी पेरेंट कंपनी ने पहले ही बना दिया, यानी कि उसकी होल्डिंग कंपनी ने पहले ही बना के सबमिट कर दिया। तो उस केस में बी को कोई ज़रूरत नहीं है अपना कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की। उसके बाद प्रोविजंस applicable to preparation, adoption and audit of financial statement mutatis mutandis to holding, यानी कि ये तो हो गया हमारा प्रोविजन यहाँ तक कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। यानी कि हर कंपनी जिसके भी सब्सिडरी है एक या एक से ज़्यादा, उसको अपना कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा। फॉर्म क्या रहेगा, AOC-1, AOC-1 के अंदर उसे अपना कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा। लेकिन कौन सी कंपनी कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकती, कोई भी होली या पार्शली ओन्ड ऑफ अनदर कंपनी, यानी कि किसी भी कंपनी की कोई भी सब्सिडरी है वो नहीं बना सकती, क्योंकि अगर उसकी कोई, पहली बात तो उसकी कोई सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कंपनी कोई सब्सिडरी नहीं है तो वो कंसोलिडेशन नहीं बना सकती। उसके बाद अगर उसके मेंबर्स क्या देते हैं कि हमें कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं तैयार करना, तो मतलब कि मेंबर्स कौन हो जाता है, एक तरीके से अगर किसी की होल्डिंग कंपनी है तो उसके होल्डिंग ही आ जाती है, वही कह देती है कि नहीं मेरी सब्सिडरी को कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में वो नहीं बनाएगी। लेकिन अगर या तो फिर वो कोई भी लिस्टेड कंपनी ना हो, या फिर वो लिस्टेड होने भी ना जा रही हो, जाए इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में उसको भी नहीं बना सकती। या फिर उसकी होल्डिंग कंपनी ने, पेरेंट कंपनी ने ऑलरेडी इंड एस के हिसाब से कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कर दिया है, तो उसको भी कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की। तो उसका प्रोविजन एप्लीकेबल टू प्रोविजंस क्या है, प्रिपरेशन, अडॉप्शन ऑफ ऑडिट, इन सब, यानी कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई अलग प्रोविजन लगते हैं, नहीं, सेम प्रोविजन लगते हैं जो भी होल्डिंग के लगेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंस्पेक्ट करने के या कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंस्पेक्ट करने के, वही सब्सिडरी भी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना या कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो सेम लगेगा। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस यानी कि एज इट इज, सेम टू सेम, कोई भी चेंज नहीं होगा। ये म्यूटेटिस म्यूटेंडिस आपको याद रखना होगा, क्योंकि लॉ का वर्ड है और हो सकता है इस पे अगर क्वेश्चन में तो आपको याद रहे ना रहे, लेकिन अगर इस पे MCQ कोई बना के दे दिया ना तो आप म्यूटेटिस म्यूटेंडिस में कंफ्यूज हो जाएगा, तो आपको MCQ समझ नहीं आएगा। वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट कंप्लाई विथ AS, अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट AS के अकॉर्डिंग नहीं बनती, यानी कि AS में कोई ट्रांजैक्शन को डेबिट करना है, किसी को क्रेडिट करना है और आपने वो नहीं कर रखा, तो आपको तो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करना होगा, भले ही आपने गलत बना रखा हो, और बताना होगा। डिस्क्लोज डेविएशन फ्रॉम AS, यानी कि आपको बताना होगा कि आपने वो डेविएशन क्यों किया, किस रीज़न से किया, क्या रीज़न था उसका, मतलब कि कौन से AS का किया है, किस रीज़न से किया है, और उससे आपके डेविएशन फाइनेंशियल इफेक्ट क्या हुआ है, कि आपके प्रॉफिट बढ़ गए हैं या लॉस कम हो गया, वो सब आपको अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में पूरा बताना पड़ेगा। उसके बाद आगे आता है CG ऑन इट्स ओन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंपनी एक्सेप्ट एनी क्लास ऑफ कंपनीज फ्रॉम कंप्लाइंग विद द सेक्शंस ऑन इट्स, यानी CG क्या है, मतलब वो भी चेक करवा सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कि अगर कोई कंपनी में ऐसा लगता है कि कोई फ्रॉड हो रहा है या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से तैयार नहीं की जा रही, तो CG भी करा सकती है, वो चाहे खुद कराए या कंपनी कोई कहे कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं हो रहा या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन नहीं रहा, तो वो गवर्नमेंट उसको हेल्प कर सकती है बनाने में। exempt any class of companies from complying with this section, it is in
पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि नॉर्मली पब्लिक इंटरेस्ट पे रहता है। कॉइन पॉइंट वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो उसका पर्सन रिस्पॉन्सिबल ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, 7th पॉइंट। पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो 128 में हमने 4 पर्सन्स के नाम देखे थे, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर इन फाइनेंस, सीएफओ और अदर पर्सन जो भी जिसको भी ऑथराइज होगा। तो वो तो 4 यहाँ पे सेम है, एमडी, होल टाइम, सीएफओ और पर्सन इन चार्ज, जो भी चार्ज में होगा। लेकिन यहाँ पे एक और आ जाता है, अगर आपकी कंपनी में ये चारों नहीं है तो आप में किसी भी एब्सेंस है, तो उस केस में क्या होगा? एब्सेंस है कोई भी ऑफिसर, तो जो भी डायरेक्टर्स होंगे, वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सारे डायरेक्टर की लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कराए और उसको गवर्नमेंट को या डेट पे सबमिट कराएं, एजीएम में प्रेजेंट करें। अगर कॉन्ट्रवेंशन करते हैं, किसी भी तरीके की कोई गलती करते हैं जानबूझ के, यानी कि कोई फ्रॉड करने के चक्कर में या कोई और तरीके से, तो उस केस में आपको 1 साल तक की जेल और 50,000 से लेके 5 लाख तक का जुर्माना और बोथ, यानी कि दोनों भी लग सकता है। फिर उसके बाद सेक्शन 129A आता है। 129A क्या कहता है? पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट, यानी कि अभी तक हमने लिस्टेड कंपनीज के बारे में पढ़ा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएगी और किस तरीके से कंप्लाइंग कराना है उसे। तो हम पीरियोडिकल कहते हैं कि यानी कि साल में कुछ कंपनीज होती हैं जो 3 या 4 बार बनाती, क्वार्टरली या मंथली के हिसाब से भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती, जिनका टर्नओवर या प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। तो सीजी कहती है यू आर रिक्वायर्ड टू क्लास और क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, यानी कि आप लिस्टेड हो या अनलिस्टेड कंपनी क्लास में आते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, तो आपको कुछ फाइनेंशियल कुछ उसका फॉलो करना होगा, जैसे प्रिपेयर फाइनेंशियल रिजल्ट ऑन विच पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन सच पीरियोडिकल बेसिस एज प्रिस्क्राइब, यानी कि कोई भी पीरियड के हिसाब से। अभी पीरियड कहाँ नहीं है, वैसे सेक्शन एप्लीकेबल भी उतना नहीं है, लेकिन अगर कभी कोई पीरियड डिफाइन करती है सीओ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपको उसके हिसाब से एक पीरियोडिकल 3 महीने का, 4 महीने का, 2 महीने का, जिस हिसाब से भी करेगी, आपको उसके हिसाब से भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के तैयार करना होगा। ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल भी लेना होगा और कंप्लीट उसकी ऑडिट, और जो भी लिमिटेड रिव्यू है, यानी कि जो ये नहीं कि आप रिव्यू बना दिया तो कोई भी आगे देखा जा रहा है पूरे साल, एक लिमिटेड रिव्यू होगा, उसके हिसाब से आपको उसको रखना पड़ेगा। एंड फाइल विथ आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ रिलेवेंट पीरियड, यानी कि जब आपको पीरियड दिया जाएगा कि 3 महीने का, 4 महीने का, जितने का भी होगा, आपको उतने पीरियड के अगले 30 दिन, पीरियड ख़त्म होने के अगले 30 दिन के अंदर आरओसी को वो पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करानी होगी। एक तरीके से कुछ नहीं है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम नॉर्मली पूरे साल का बनाते हैं, 1 साल का, तो बस वही है कि ये आपको डिवाइड कर देगा कुछ मंथ्स में, क्योंकि अब कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो क्वार्टरली डिवाइड करती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ताकि उनको रिपोर्ट बनाने में ईजी रहे। तो उसके बाद हमारा 130 आता है, इसमें टोटल मिला के 138 सेक्शंस हैं, तो उसमें से हमने 2 सेक्शंस कवर कर लिए हैं, और 130 से लेके 2 और आगे हमने लास्ट वीडियो में कवर कर रखे हैं, 32 और 35, तो उसे हम इसमें नहीं करेंगे, और बाकी के जो भी 6 सेक्शन बचेंगे, 6 या 7, उसको हम इसको कवर करेंगे। तो उसके बाद 130 क्या कहता है? 130 कहता है रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि कभी अगर किसी को लगे, कोई कहे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है, या तो जैसे सीजी हो गया, आईटीए हो गया, सेबी हो गया, इनकम टैक्स अथॉरिटी, आईटीए, सेबी हो गया, या कोई और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, वो अगर कहता है कि चाहता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट या किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा से रीओपन हो, और वो उसको रिकास्ट करें, यानी कि चेक करें कि उसमें गलती है, हमें निकालनी है गलती, तो अगर मिलेगी तो वो बात अलग है, हम आगे देखते हैं। तो उस केस में आता है कि रीओपन और रिकास्टिंग का, इसके प्रोविजंस पढ़ते हैं तो अच्छे से एक्सप्लेन होगा। जैसे एज अ कंपनी shall not reopen its books of accounts and not recast its financial statement unless, पहली बात तो ईयर एंड होने के बाद वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खुद से तो रीओपन नहीं कर सकती,
यहाँ नहीं कर सकती, आगे एक सेक्शन पढ़ेंगे 131, वहाँ कर सकती है। क्यों कर सकती है उसके बारे में वहाँ देखते हैं। अभी आप इस पे ध्यान दीजिए कि नॉर्मली कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंस स्टेटमेंट किसी को दिखा नहीं सकती एक ईयर एंड होने के बाद, पीरियड ख़त्म होने के बाद। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं, कौन से लोग, 5 लोग कौन से हैं, सीजी, आईटीए, सेबी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या कोई भी पर्सन कंसर्न, यानी कि कोई भी ऑथराइज पर्सन है, अगर वो ये नहीं कि कंपनी के पास कह दिया तो उसको देना ही पड़ेगा। उन 5 में से अगर किसी को भी चेक करना है, रीओपन करना है या रिकास्ट करना है, चेकिंग करनी है, तो उस केस में उसे एनसीएलटी या कोर्ट किसी के पास भी जा सकता है और एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है एप्लीकेशन से, तो वो क्या करेगा कि बाकी के जो लोग हैं ना, जो ये बाकी के लोग हैं, उनसे भी कहेगा कि आप भी अपना सेटिस्फैक्शन दो, यानी कि अपना रिपोर्ट दो कि आपको क्या लगता है कंपनी के बारे में। तो वो उसको उनसे भी एप्लीकेशन मांगेगा और फिर उसको ऑप्शन दे देगा। अगर सेटिस्फाई किस तरीके से होगा कि कोई भी रिलेवेंट अर्लियर अकाउंट्स वे प्रिपेयर्ड फ्रॉडलेंट, यानी कोई अकाउंट बनाया था उसके बारे में कोई रिपोर्ट आ रही है कि जो अकाउंट बनाया था ना कोई, वो गलत है, तो गलत फ्रॉड की वजह से बनाया था, फ्रॉड किल करने के लिए, तो उस कारण में वो सेटिस्फाई हो जाएगी। अफेयर्स ऑफ कंपनी वे आर मिसमैनेज, यानी कि जो कंपनी के बुक्स बने हैं वो सही तरीके से नहीं बने, उसमें कुछ गड़बड़ है, उसमें मिसमैनेज्ड है, यानी कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही तरीके से प्रिपेयर नहीं करा है। कास्टिंग डाउट्स ऑन रियलाइबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें दिखाया गया है ना, वो रियल नहीं है, उसमें कुछ गलतियां थी जो कि नहीं देखी गई उस समय, लेकिन अभी हमें लगता है कि वो उसमें गलतियां और हमें उसको ठीक करवाना पड़ेगा। कहीं कंपनी किसी तरीके का पब्लिक इंटरेस्ट को तो बिहेवियर नहीं करी, मतलब कि उसको ख़राब तो नहीं कर रही, यानी कि पब्लिक के पैसे तो लूटना नहीं चाहती, तो उस केस में वो कर सकते हैं। प्रायर टू सच ऑर्डर कोर्ट ट्रिब्यूनल शैल ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीजी सेबी आईटीए। मैंने कह दिया आपको कि एक अगर कोई कहता है तो ट्रिब्यूनल या कोर्ट बाकियों से भी रिप्रेजेंटेशन मांगेगा कि आपकी क्या राय है। उसके बाद द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स सो रिवाइज्ड और रिकास्टेड शैल बी फाइनल, यानी कि अगर जब वो रिवाइज हो जाता है, यानी कि दोबारा से चेक करते हैं और रिकास्ट वगैरह सब करके, मतलब फिर कह देते हैं कि नहीं सब सही है या जो भी गलत था उसको ठीक करवा देते हैं, तो उस केस में वो फाइनल हो जाता है। उसके बाद उस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी चेक नहीं हो सकती, वो फाइनल हो गया, बुक्स हमेशा के लिए प्रिपेयर हो गया। तो उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नहीं, पीरियड फॉर विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी रीओपन, कब तक का बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करा सकते हैं। नॉर्मली तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी क्या करती है, पिछले 8 साल तक का अपने पास प्रिसीड कर रखी थी, अपने पास संभाल के रखती है, लेकिन लॉ कहता है कि आप इफ सीजी डायरेक्ट टू कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मोर देन 8 ईयर, तो 8 ईयर तक रख सकते हैं। देन ऑर्डर रीओपन विद द लॉन्गर पीरियड, यानी कि ये वही है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट तक कब तक रख सकते हैं और कब तक का रीओपन करवा सकते हैं, जैसी सीजी की मर्जी। अगर सीजी कहती है आपको 8 साल तक रखना है, वैसे नॉर्मल तो 8 साल के बाद आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगी, क्योंकि वो तो लॉ में नॉर्मली है। लेकिन अगर सीजी कहता है कि आपको 8 साल से ज़्यादा रखना है, तो आपको 8 साल से ज़्यादा रखना पड़ेगा और सीजी या कोई भी ऑथराइज पर्सन उसको रीओपन करवा सकता है। अब ये सेक्शन हमारा ख़त्म हो गया। सेक्शन बहुत छोटा था, सिर्फ रीओपन रिकास्टिंग के बारे में, कौन करा सकता है, कैसे कराएगा और कितने ईयर तक के बुक्स को करा सकता है, वही था। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो थोड़ा बड़ा है, वो इससे थोड़ा रिलेटेड भी आपको लगेगा, लेकिन आपको वहाँ मैं आखिर में एक डिफरेंस करा दूंगा दोनों सेक्शन 130 और 131 में, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद 131 आता है हमारा सेक्शन, क्या कहता है, वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, यानी कि इसके में क्या होता है, पिछले वाले में हमने क्या देखा कि आउटसाइडर्स, कंपनी के आउटसाइडर्स, यानी कि सीजी, आईटीए, सेबी, ये सब तो आउटसाइडर्स हैं, कंपनी के मेंबर्स थोड़ी ना है, वो आके रीओपन करवाते हैं, दोबारा से बुक को रिकास्ट करवाते हैं और फिर
बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल होती है। लेकिन इस केस में क्या है, कंपनी के मेंबर्स को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि हमने कोई गलती की थी पिछले ईयर्स में या कोई ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड की थी, तो उस केस में वो खुद ही उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन करके उसका चेक करके ट्रांजैक्शन ठीक करके उसको ठीक करा सकते हैं। तो इसके प्रोविजंस को पढ़ते हैं। तो जैसे इफ़ इट इज़ अपेयर टू डायरेक्टर ऑफ कंपनी, अगर डायरेक्टर ऑफ कंपनी चाहे तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डो नॉट कंप्लाई, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके 129 सेक्शन 129 में हमने के हिसाब से नहीं बनाए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट 134 के हिसाब से नहीं बनाए, तो उस केस में वो उसको दोबारा से रिवाइज करा सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाए चाहे बुक्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट हो, वो दोनों में से किसी को भी रीओपन या रिकास्ट करवा सकता है उसको चेंज करने के लिए। फोर, अब कब तक का करा सकता है, वो पिछले 3 साल का करा सकता है। याद रखना होगा, अगर रीओपन या रिकास्टिंग अंडर सेक्शन 130 है तो वो सिर्फ 8 साल का हो सकता है, या अगर सीजी ने ज़्यादा का टाइम का दे रखा है तो ज़्यादा टाइम का हो सकता है। लेकिन जो सेक्शन 131 है वॉलेंट्री रिवीजन, यानी कि खुद ही चेक करना अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो उस केस में आप कोई पिछले सिर्फ 3 साल तक का करा सकते हो, उससे ज़्यादा का नहीं करा सकते। सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल के अप्रूवल लेना होगा। वहाँ क्या था, कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल, तो ये आपको डिफरेंस आप नोट भी करते जाइए, हो सके तो मैं डिफरेंस बताता जा रहा हूँ। जैसे पहला आ गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, वहाँ आउटसाइडर करते हैं, और यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि इनसाइडर करते हैं। दूसरा आ गया वहाँ 8 साल तक के लिए, 8 साल तक, या अगर कोई लॉन्गर पीरियड के लिए कह रखा है तो वहाँ तक का कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ 3 साल के लिए आप वॉलेंट्री रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल, दोनों से आपको दोनों में से किसी के पास भी आप परमिशन ले सकते हो, लेकिन रिवीजन के लिए आपको सिर्फ ट्राइब्यूनल ही के ज़रूरत पड़ती है, या आप उसी को फॉर्म सबमिट करेंगे तभी आपको होगा रिवीजन के लिए। कोर्ट से इसका कोई भी नाता नहीं है। ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय कंपनी अगर NCLT 1 में अगर एप्लीकेशन दे दे बोर्ड 14 डेज ऑफ बोर्ड ऑफ डिसीजन, यानी कि बोर्ड डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया कि हमें अपने पिछले कुछ 1 साल 2 साल की एंट्रीज कुछ गलत लग रही हैं, तो हम उसके 15 दिन के डिसीजन लें कि हाँ हम अपने वॉलेंट्री रिवीजन करवाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, तो अगले 14 दिन के अंदर फॉर्म सबमिट कर देना होगा NCLT 1, और ट्राइब्यूनल को इन्फॉर्म कर देना होगा कि हम रिवीजन करवाना चाहते हैं। उसके बाद ट्राइब्यूनल जो नोटिस देगा CG और ITA को, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 लोगों के पास बनती है, एक तो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो उनसे परमिशन लेगा और कंसीडर करेगा रिप्रेजेंटेशन, मतलब रिप्रेजेंटेशन लेगा और जो भी अप्रूवल होगा उसको देगा। सच रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट शैल नॉट बी प्रिपेयर्ड फाइल्ड मोर देन वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं ना, तो ये नहीं कि आप पिछले तीनों साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह रहे हो कि मुझे तीनों में ट्रांजैक्शन गलत है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम पिछले 1 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और 1 साल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट उठा सकते हो, वो आपकी मर्जी। आप एक ही साल का दोनों उठाते हो, अलग अलग साल का दोनों उठाते हो, लेकिन आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट ही बनानी पड़ेगी। डिटेल रिवीजन ऑफ सच रिवीजन टू बी डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, यानी कि कोई भी रिवीजन होगा, कोई भी चेंज करना होगा, वो आपको बताना पड़ेगा। जब आप फॉर्म सबमिट करोगे ना, तो उसके बाद आपने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लिए होंगे, तो उसके अंदर आपको मेंशन करना होगा और वो सबमिट करना होगा कि हम अपने में क्या क्या चेंजेस हमें लगते हैं कि करने पड़ेंगे। उसके बाद सेक्शन 77 NCLT रूल 2006 आता है। उससे पहले मैं आपको ये वाला पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, हो सकता है आपको कुछ ना समझ आया हो। तो सच रिप्रेजेंट रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शैल नॉट बी प्रिपेयर्ड फाइल मोर देन वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि मान लो एक कंपनी है, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करवाना चाहती है, तो उसके बाद 3 साल हैं, तो 1, 2 और 3, ठीक है। इसको मान लो 2022 और ये हो गया 23 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 2023, 22 और 2021, ये 3 साल हो गए। तीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और बोर्ड ऑफ
डायरेक्टर रिपोर्ट है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट। अब आपको चेंज करवानी, रिवाइज कराना है, तो आप ये नहीं कि आप तीनों साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा लिए, बोले हमें तीनों कराना है, तो ये आप नहीं कर सकते। या फिर तीनों साल की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, ये भी नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम 1 ईयर की, या तो आप 2023 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा लो, तो आप बाकी 2 साल की उस साल में नहीं उठा सकते। यानी कि 2024 में अगर मैं 2023 की करता हूँ रिवाइज, तो अब मैं 2022 और 2021 की इस साल नहीं कर सकता, नेक्स्ट ईयर कर सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट ईयर 2021 रहेगा ही नहीं। तो अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं 2001 किसी भी एक साल की करूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि अगर मुझे करना है तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2023 की अगर करता हूँ तो मैं 2023 की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट भी कर सकता हूँ। अगर मैं 2022 की करता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैं 2023 की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट कर सकता हूँ। यानी कि आप ये मैच नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है डिफरेंट मैच, तो उससे ये ईयर्स अगर अलग अलग होते हैं, सेम होते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एक बार में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट को ही रिवाइज करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करवा सकते। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो उसके बाद अगर कुछ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन शैल बी कंटेंट, यानी कि अब एप्लीकेशन के अंदर होगा क्या। अब हम एनसीएलटी को फॉर्म तो सबमिट करेंगे रिवाइज का, तो रिवीजन के अंदर हमें क्या क्या लिख के देना होगा। तो उसमें कहता है कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर अगर मतलब जब आप करा रहे हो तो आपको किस साल का रिवाइज करवाना है, तो उस साल का फाइनेंशियल ईयर, नेम एंड डिटेल ऑफ एमडी, सीएफओ, सीएस डायरेक्टर, ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल, यानी कि इस स्टेटमेंट को रिवाइज करवाने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि उस साल कौन थे, अभी कौन से एमडी ऑफ सीएफओ सीएस वगैरह हैं, उनके नाम मेंशन करने पड़ेंगे, डिटेल्स देनी पड़ेगी। कोई ऑडिटर की वजह से हुआ है या उस समय कौन सा ऑडिटर था वो बताना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कॉपी देनी पड़ेगी रिपोर्ट की। ग्राउंड फॉर सच रिवीजन, डिस्क्लोज द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर ऑर्डर हैज़ चेंज, यानी कि सबसे पहले तो बताना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको क्या चेंज कराना है। तो वही है कि ग्राउंड बताना पड़ेगा कि आपको कौन सी स्टेटमेंट चेंज करानी है उसमें, या कोई ट्रांजैक्शन चेंज करनी है। और डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि अगर आप उस साल की करा रहे हो तो उसके बाद कोई स्टेटमेंट बनने के बाद आपके कोई डायरेक्टर या ऑर्डर का कोई बिग चेंज तो नहीं आया। ये तो नहीं है कि आपके पहले ABCD मेंबर थे, BCD फ्रॉड करते थे, तो आपने उन्हें निकाल के EFG को रख लिया। EFG आए, उन्होंने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड था, बहुत गलतियां थी, तो उन्होंने रिवाइज करने के लिए। तो अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट है तो आपको भी मेंशन करना पड़ेगा। कंपनी टू एडवर्टाइज बिफोर हेयरिंग, यानी कि अगर जब आपकी ट्रिब्यूनल में हेयरिंग होगी, यानी कि जब आप अपनी रिपोर्ट लेके जाएंगे ट्रिब्यूनल में जज को क्लियरिफाई करने, तो उससे 14 दिन पहले आपको पब्लिक में नोटिस भी डालना पड़ेगा। नोटिस वही 2 वर्निकुलर लैंग्वेज में आपको नोटिस सबमिट करना पड़ेगा कि हमारी हेयरिंग है, हम किस लिए जा रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं, वो सब बताना पड़ेगा। ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, नोटिस टू OBH ऑडिटर्स ऑफ ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी उस साल का जो ऑडिटर है उसे बुलाएगा या उसे नोटिस देगा कि आके बताओ उस साल आपने क्यों ये गलती करी। तो वो अपना साइड रखेगा, अपने जो भी उसके रहा होगा वो सब बता देगा, जो भी कारण रहा होगा। एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स, उसके बाद ट्राइब्यूनल जो भी है एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर देगा, हमें उस ऑर्डर कंपनी को उस ऑर्डर की कॉपी 30 दिन के अंदर ROC को सबमिट करनी पड़ेगी। और कंपनी जो है जनरल मीटिंग बुलाएगा और फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करेगा, कोई भी किसी भी तरीके से उस पर चेंज करेगा। यानी कि अगर 1 साल का चेंज हो रहा है उसके वजह से नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट तो चेंज होगा ना, प्रॉफिट या फिर कहें तो इन्वेंट्री स्टॉक, कुछ ना कुछ अगर चेंज होता है तो आप अगले सालों के भी आप कुछ चेंज कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि जैसे 2021 का कराया हमने, 2021 की वजह से इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई 5000 से, तो उससे अगले सालों में भी तो 5000 हमें बढ़ानी पड़ेगी ना, क्योंकि वो एंट्री गलत करने की वजह से अगले सालों में भी तो चेंज आएगा, क्योंकि इन्वेंट्री की तो क्लोजिंग वैल्यू आती है और वो नेक्स्ट ईयर
कैरी फॉरवर्ड होती है तो कैरेट फॉरवर्ड वाली वैल्यूज जो होंगी उन सब में अगर कोई चेंज आता है तो आपको चेंज अगले कुछ सालों के में भी बदलना पड़ेगा। जनरल मीटिंग वगैरह होने के बाद, रिपोर्ट आपकी बनने के बाद आपको नोटिस देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, इंग्लिश और वर्निकुलर में, और पब्लिक को बताना पड़ेगा कि आपने अपनी स्टेटमेंट चेंज कराई है, आपने स्टेटमेंट में ये चीज़ें चेंज कराई हैं, उस साल आपकी रिपोर्ट में नहीं थी और इस साल आपने उसको डलवाया है। तो सभी पब्लिक को भी इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि ताकि आपके कंपनी में अगर कोई होल्ड करता है शेयर्स या किसी कोई इंटरेस्ट है तो उस केस में उसको भी पता रहे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं कंपनी में। How much alteration can be made where copies of the previous financial statements sent to the member or ROC confined change, यानी कि जो भी कॉपी रहेगा न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने उसमें चेंजेस करके बनाया है तो वो आपको ROC और जो मेंबर्स है उनको भेजना पड़ेगा जो चेंज हो चुकी है, क्योंकि पुरानी वाली तो आप पहले ही भेजोगे लेकिन अब जो चेंज करवाया उसके बाद भी भेजना पड़ेगा। करेक्शन एज मच एज डू नॉट कंप्लाई विद सेक्शन 129 134, यानी जो भी करेक्शन अगर 129 134 से जो भी है आप उसको चेंज करेंगे। नेसेसरी कॉन्सिक्वेंट अल्टरेशन, अगर उसके अगले सालों में भी कोई चेंजेस करना पड़ता है आपको तो आप उसको भी अल्टर कर सकते हैं। CG में मेक वैल्यू हाउ प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट सप्लीमेंट ऑडिटर्स फंक्शन डायरेक्टर स्टेप्स, यानी कि CG को सब बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद इसके कुछ मैं डिफरेंस कह रहा था आपको, तो मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ क्या होते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जैसे आपको इस सेक्शंस के दोनों के डिफरेंस याद रहेंगे ना तो आपको जब आप सेक्शंस कोई पढ़ेंगे या लिखेंगे ना तो आपको याद करने में और समझने में ईजी होगा। जैसे 130 में क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीओपन और रिकास्टिंग की बात होती है, लेकिन किसके द्वारा, आउटसाइडर के द्वारा। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट में किसकी बात होती है, वन कंपनी के द्वारा। इनिशिएटिंग बाय किसको यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ITA, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी, कोई भी अलग ऑथराइज्ड कॉमनली ऑथराइज्ड या कोई भी अदर पर्सन जो है वो कर सकता है। वॉलेंट्री रिविजन्स के लिए इस केस में होता है, यानी कि जो कंपनी है वो खुद ही करती है। कोर्ट या ट्राइब्यूनल दोनों कर सकते हैं, इसमें सिर्फ ट्राइब्यूनल, इसमें 8 ईयर्स या जो भी लॉन्गर पीरियड रहेगा, इसमें मैक्सिमम 3 ईयर्स। रिप्रेजेंटेटिव किससे लेते हैं, किसको से, और रिप्रेजेंटेटिव इसमें CG और ITA से। इसमें रिपोर्ट फाइनल हो जाती है, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। नॉट मोर देन वंस इन अ फाइनेंशियल, यानी कि एक साल में आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट चेंज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, फ्रॉड या मिसमैनेज की वजह से चेंज करना पड़ता है, और इसमें एरर की वजह से, यानी कि कोई गलती हुई है उसकी वजह से चेंज करना पड़ता है। तो उसके बाद सेक्शन 130 और 131 हो गया। फिर इसके बाद एक छोटा सेक्शन है इंटरनल ऑडिटर, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत ऐसे क्वेश्चंस, मतलब इस पे MCQs भी बहुत अच्छे केस स्टडीज़ वगैरह बन सकती हैं। तो इंटरनल ऑडिटर सेक्शन 138 है, एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनी, कोई भी लिस्टेड कंपनी है उसको एप्लीकेबल होगा। अनलिस्टेड कंपनी, आपको ये लिमिट याद रखनी होगी, डिपॉजिट 25 करोड़, पेड अप शेयर 50 करोड़, लॉन्ग टर्म बोरोइंग मोर देन 100, ये तो इक्वल टू मोर देन 100, लेकिन लोन एंड बोरोइंग सिर्फ मोर देन 100 है, इक्वल टू नहीं है। टर्नओवर मोर देन 200 करोड़। उसके बाद प्राइवेट कंपनी की लिमिट क्या है, यानी कि यहाँ से ये दोनों लिमिट को हटा दो, जो दो बची वो प्राइवेट कंपनी की लिमिट बन जाती है, लोन मोर देन 100 और टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 200। उसके बाद हु कैन बिकम इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है। इंटरनल ऑडिटर कोई भी इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन कंपनीज वगैरह जो होती हैं, वो पार्टनरशिप फर्म कोई भी बन सकता है। और उसके अंदर मेंबर्स कौन से होने चाहिए, कोई भी CA, चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट है, या कोई प्रोफेशनल एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिसाइड, यानी कि CS, लॉ, ऑडिटर, कोई भी है, मतलब फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल है ना, वो इस केस में
ऑडिटर बन सकता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको भी अपॉइंट करेगा वो बन सकता है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इंटरनल ऑडिटर में और मे नॉट बी एम्प्लॉय, यानी कि इंटरनल ऑडिटर है तो वो आप अपने किसी एम्प्लॉय, अगर आपका कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो फाइनेंशियल में एक्सपर्ट है तो आप उसको भी इंटरनल ऑडिटर बना सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि आउटसाइडर ही बनेगा। इंटरनल ऑडिटर का काम होता है कि जो अकाउंट्स बनेंगे ना वो बाहर वाले को पता चलने से पहले हम पहले ही चेक करवा लें उसको, ताकि कोई गलती हो तो चेंज कर सके, जिसमें टाइम बचता है। तो उस केस में वो अपने किसी भी एम्प्लॉय को भी बना सकता है। एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक है कि अगर एक अनलिस्टेड कंपनी है उसका लोन 100 करोड़ है, एग्जैक्टली 100 है, ना ज़्यादा ना कम, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में उसको ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा। वो चाहे तो रख ले, अगर नहीं चाहती तो नहीं, उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनल ऑडिटर क्यों नहीं रखने की ज़रूरत है? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो लोन एंड बोरोविंग वगैरह है ना, उस केस में सिर्फ मोर देन 100 करोड़ है, इक्वल टू का कोई भी साइन नहीं है। आप देख सकते हो लिमिट में दे रखा है कि मोर देन 100 करोड़ है, इक्वल टू नहीं है। फिर उसके बाद हमारा सेक्शन 138 ख़त्म हो गया। 135 हमने कवर कर लिया है पूरा, तो उसको तो अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरी पार्ट 1 में जाके देख सकते हो। तो उसके बाद 135 ख़त्म हो गया। 132 भी हमने ख़त्म कर दिया, चार्ट से उसका पूरा चार्ट बना हुआ है, आप उससे रिवाइज 135 का क्वेश्चंस भी हैं, वो नोट्स मतलब 135 थोड़ा बड़ा है तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नोट्स में डाल रखी है मैंने, लेकिन आप जब रिवाइज़ करेंगे फाइनल रिवीजन के लिए ना, तो उसके लिए आप चार्ट रिवाइज कर सकते हो, ताकि आपको ऊपर से जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना वो रिवाइज हो जाए और अंदर के कॉन्सेप्ट्स आपको अपने आप मन में आ जाए। और 132 का मैंने पूरा चार्ट में बना रखा है, आप उसको बना के उसको अपने पास लगा भी सकते हैं। 133 क्या कहता है? 133 इज सीजी टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि सीजी प्रिस्क्राइब करेगी कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं। यानी कि मतलब हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में आप जानते होंगे, तो किस तरीके से वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, उस सब के बारे में पढ़ना है इसमें। यानी कोई बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है कि मतलब सीजी को आईसीआई या एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, क्या है, सजेस्ट करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सीजी उसको चेक करती है। वैसे सीजी उतना जानती तो है नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट उतना फाइनेंशियल, लेकिन वो अपने जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं उनसे चेक करवाती है, अगर उसको सही रखते हैं उसको कंप्लाई करा देती है। तो प्रोविज़न ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसमें कुछ खास है नहीं। सीजी में प्रिस्क्राइब्ड एएस और एनी एडेंडम देयर टू रिकमेंड बाय आईसीआई कोई एएस रिकमेंड करे तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ सीए एक्ट के अंदर 1949 विद द कॉन्स्टिट्यूशन विद द आफ्टर एग्जामिनेशन रिकमेंडेशन मेड बाय एनएफआरए, तो एनएफआरए उसको चेक करेगी, कोई भी सही लगा उसे तो उसको सबमिट अप्रूव कर देगी। अनटिल एनएफआरए इज कंटिन्यूड इन सेक्शन 132 में के हिसाब से ये नॉर्मल सीजी में प्रिस्क्राइब बाय एएस और एनी, यानी कि कोई भी एएस है, कोई भी अमेंडमेंट है, वो सब उस पर प्रिस्क्राइब कर सकती है, मतलब प्रिस्क्राइब मे बी प्रिस्क्राइब, यानी कि वो चाहे तो मना कर सकती है, ना चाहे तो अप्रूव भी कर सकती है। एज रिकमेंडेशन बाय आईसीआई द कंसल्टेशन विद आफ्टर एग्जामिनेशन नेशनल, ये अब नहीं रही तो इसको आप मत याद रखिए, इसकी जगह एनएफआरए याद रख लीजिए, क्योंकि एनएफआरए अब नया आया है, ये पुराना 1956 के अकॉर्डिंग है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। एनएफआरए के अब हमारे यहाँ एनएफआरए वर्क करता है फाइनेंशियल से रिलेटेड, तो उसके बारे में एनएफआरए के बारे में हमने सेक्शन 132 में पूरा रिवाइज करा है, तो आप उसमें देख सकते हैं। सिंस एनएफआरए कंस्टिट्यूटेड 2018 हेंस इट इज़ अ प्रोवाइडेड कॉस्ट इट ऑपरेटिंग इफेक्टिव, यानी कि जो भी प्रोविजंस वगैरह है एएस वगैरह को अप्रूव करना होता है, चेक करना होता है, जो आईसीआई उसको देती है ऑप्शन, यानी कि प्रिस्क्राइब करती है, सजेस्ट करती है, रिकमेंड करती है, जो भी आप कह लो, वो एनएफआरए चेक करती है उसको और उसके बाद ही अप्रूव्ड होता है। तो उसका सेक्शन 134 रह गया है और उसके बाद 136 135 हमने कर लिया और 137 3 सेक्शन हमारे रह गए। उसके बाद हमारा सेक्शन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मे बी आधे घंटे के अंदर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 134 क्या कहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट वगैरह के बारे में बात करते हैं, जो यानी कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट होगा या कोई अदर डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बात करता है कि उस पर कौन साइन करेगा, क्या क्या उसमें इंक्लूड होगा और क्या क्या चीज़ें इसमें रहेंगी।
हु शैल बी साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन साइन कर सकता है, यानी कि बिफोर इट इज़ अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, साइंड बाय चेयरपर्सन इफ सो ऑथराइज्ड। ये आपको याद रखना होगा, अगर चेयरपर्सन ऑथराइज्ड है तभी वो साइन कर सकता है, ये नहीं कि अनऑथराइज्ड है तो वो भी साइन कर रहा है। तो अगर ऑथराइज्ड है तो उसे साइन करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या करेगा कि एक क्वेश्चन है, जब हम चैप्टर्स ख़त्म होने के बाद जब इसकी प्रैक्टिसिंग करेंगे ना क्वेश्चन आंसर्स की, तो उसमें हम देखेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन है, उसमें देगा आपको कि चेयरपर्सन तो है कंपनी में लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं है, तो उस केस में वो साइन नहीं कर सकता। तो बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर चेयरपर्सन को ऑथराइज देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो वो कर सकता है, वरना कोई भी 2 डायरेक्टर जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए और उनके साथ कोई भी सीईओ कंपनी का, सीएफओ या सीएस अगर अपॉइंट है तो उसे भी साइन करना पड़ेगा। अगर ओपीसी है, कोई 1 पर्सन कंपनी है, तो उस केस में अगर कोई एक डायरेक्टर भी साइन कर देता है, वैसे तो एक ही डायरेक्टर होगा उसमें, तो अगर वो साइन कर देता है तो वो भी अप्रूव माना जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या क्या आना चाहिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट में आना चाहिए 92 के अंदर एनुअल रिपोर्ट किस तरीके से बनी है, रिटर्न किस तरीके से बना है, उसका पूरा वेब एड्रेस यानी कि कहाँ पब्लिश है, ऑनलाइन पब्लिश है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कुछ सारी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग कितने हुए पूरे साल में, DRS यानी कि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट देना होगा, इसके आगे हम पढ़ेंगे DRS के बारे में। 143 के अंदर डिटेल अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो उसके बारे में मेंशन करना होगा, कोई एक्सप्लेनेशन या कमेंट्स बताना होगा ऑडिटर से के ओपिनियंस को, के जो भी एक्सप्लेनेशन या कमेंट्स है वो मेंशन करना होगा। 149 डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पार्टीज पर्टिकुलर लोन गारंटी सर्विस इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टीज अमाउंट प्रपोज्ड टू रिजर्व, ये सब के बारे में हमें मेंशन करना होगा। डिविडेंड क्या दे रहे हैं हम उसको मेंशन करना होगा 123 के अकॉर्डिंग। पॉलिसी क्या क्या है, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट या रिडम्पशन पॉलिसी क्या है, यानी कंपनी की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं वो सब मेंशन करना होगा। ये पार्ट कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन ये इसके बाद डीआरएस पढ़ेंगे इसी सेक्शन में है, तो वो इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट। ये पार्ट इसका एक एंडिंग पार्ट है, वो मैंने इसमें नोट भी नहीं किया है, लेकिन आपको नोट्स पढ़ना हो, रीड करना हो, एक बार आप रीड कर लीजिएगा, तो वो आखिरी में उसको मैंने नोट्स में डाल रखा है, तो आप वहाँ पे जाके रीड कर सकते हैं। एनुअल इवैल्यूएशंस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमेटी, यानी कि जो भी एनुअल परफॉर्मेंस होगा तो उसको चेक कैसे करेंगे, तो इम्पॉर्टेंट है ये कि आपको कोई भी लिस्टेड कंपनी है या अदर पब्लिक कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल, ये पॉइंट 25 करोड़ से ज़्यादा है, वही यही पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप सेक्शंस वगैरह पढ़ते हैं, हमने कई सारे सेक्शंस पढ़े हैं, तो उस केस में हमें बहुत चीज़ें पता चली कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या क्या आ जाएगा, एनुअल रिटर्न के बारे में आ जाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में आ जाएगा, तो वही सब यहाँ पे दे रखा है। आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको स्टेटमेंट पता चल जाएगा। अगर बाई चांस कोई MCQ वगैरह देता है तो आप वैसे भी उसको कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी बातें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में भी आ जाती है। इफ डिस्क्लोज मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी रिफर्स द सेम इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखी है तो वही सेम आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट में भी देना पड़ेगा। इफ पॉलिसी इज पुट अप ऑन वेबसाइट, अगर वेबसाइट पे है तो उसको भी स्टेटमेंट करना होगा, वेबसाइट पे है किस किस की है, यानी कि किस फॉर्मेट में है, किस तरीके से कोई उसको एक्सेस कर सकता है, वो सब बताना पड़ेगा। इन केस ऑफ OPC स्मॉल कंपनी CG में प्रिस्क्राइब एवरेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, अगर कोई OPC है या स्मॉल कंपनी है तो वो एवरेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, यानी कि एक साइलेंट फीचर वाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट अगर वो ऑनलाइन डाल देते हैं तो एक से इम्पॉर्टेंट जो होगा हाईलाइटेड पॉइंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट में दिखाए, और बाकी सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट DRS, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। इन प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, यानी कि जो एनुअल अकाउंट बनाने के लिए हम किसके फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज़ बीन कंप्लाई विद द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ डिपार्चर, यानी कि एनुअल रिटर्न बनाने के लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लाई करना होगा।
AP accounting policy has been applied consistently and judgment and estimation with reasonable and prudent so as to be given a true and fair view। यानी कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करनी होगी कि आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी, आपकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होगा उसमें जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आपको लगती होगी उसको आपको फॉलो करना होगा, अब ताकि आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर तैयार हो। और उसके बाद डायरेक्टर हैज़ टू बी प्रिपेयर अ सफिशिएंट केयर, यानी कि बिल्कुल संभाल के रखना होगा। कोई भी अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, सेफ गार्ड एसेट्स या प्रिवेंट डिटेक्ट फ्रॉड होता है तो वो सब मेंशन करना होगा। यानी कि किसी तरीके के आपने कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तैयार किए हैं, किसी भी तरीके की आपने एसेट्स सेव कर रखी है, सेफ गार्ड में डाल, मतलब कि आपने एसेट्स रखी है अपने पास किसी भी तरीके की, या उसका रिकॉर्ड रखा है किसी भी तरीके की, आपका अगर फ्रॉड हुआ है उसके बारे में मेंशन कर रखा है, तो उन सबको आपको प्रॉपर तरीके से मेंशन करना होगा, प्रॉपर तरीके से बताना होगा उस रिपोर्ट में। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बताए पब्लिक को। एनुअल रिटर्न आर प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कॉन्करेंट बेसिस, यानी कि अगर आपकी बिजनेस कंटिन्यू है तो उसी बेसिस पे आपको कोई भी एनुअल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हो, मान लो आप इस साल बिजनेस चल रहा है, कोई ABC लिमिटेड बिजनेस कर रहे हैं कई सालों से, इस साल क्या किया, मिड में बीच में ही बंद कर दिया बिजनेस, और उसके बाद अगले साल ले जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को और कह रहे हैं ये एरिया हमारे पूरे ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो गलत है, क्योंकि आपका बिजनेस तो पहले ही बंद हो चुका है, 6 महीने पहले ही बंद हो चुका है, तो उसके रिपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपको 6 महीने पहले ही बुलानी चाहिए थी मीटिंग, 6 महीने पहले ही सारे कंप्लाई कर के रिपोर्ट्स को क्लोज कर देना चाहिए था, क्योंकि आपका बिजनेस कोई कॉन्करेंट ही नहीं है, चल ही नहीं रहा। तो उस केस में आपको ऐसा नहीं कर सकते कि आप बिजनेस बंद करके बैठे हो फिर भी फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के ले जा रहे हो, तो आपको उसमें कोई नहीं। अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो, चला रहे हो बिजनेस को, तो आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना ज़रूरी है। और उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमेशा बिजनेस कंटिन्यू बेसिस पे इन्फॉर्म होता रहे शेयर होल्डर्स को, और अगर कभी बंद हो रहा है तो वो भी शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल अप्लाई करना पड़ेगा, एडिक्वेट, ऑपरेटिव इफेक्टिवली, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल सही मैनर से, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कंट्रोल करने में। हर तरीके का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल जैसे सेम टू सेम एज इट इज़, म्यूटेंडिस अप्लाई होना चाहिए। ये प्रॉपर सिस्टम इज डिवाइस्ड फॉर कंप्लाइंग विद द लॉ, यानी कि लॉ के पूरे तरीके से कंप्लाई करना होगा सिस्टम को, यानी उसमें कोई भी फ्रॉड वगैरह नहीं होना चाहिए। साइन कौन करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कौन करता था? चेयरपर्सन। अगर वो नहीं है तो कोई भी 2 डायरेक्टर, एक MD के साथ, उसमें एक MD होना चाहिए और उनके साथ साथ CS, CEO, CFO। लेकिन इसमें क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट में CEO, CS और CFO का कोई रोल नहीं है, वो बिल्कुल साइन नहीं करेंगे। लेकिन अगर चेयरपर्सन ऑथराइज है तो वो करेगा, नहीं तो वही 2 डायरेक्टर, 1 मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल लगेगा। अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, यानी कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिफ़ॉल्ट करता है इस सेक्शन के अंदर, तो उसको कंपनी को 3 लाख तक का और ऑफिशियल इन डिफ़ॉल्ट को 50,000 तक का जुर्माना लगेगा। फिर उसके बाद एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कुछ और मैटर्स हैं, वो मैंने आपको इसके नोट्स के साथ साथ इसी सेक्शन के बाद, सेक्शन ख़त्म हो गया ना, उसके बाद आपको दे रखे हैं, तो आप उसमें से रीड कर सकते हैं। वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर क्वेश्चन भी नहीं आते जल्दी, क्योंकि वही है कि जो हमने स्टार्टिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट्स में क्या क्या इंक्लूड करेंगे वो पढ़ाया था ना, तो वहाँ पे भी उसके कुछ और मैटर्स हैं, तो उतना वो इम्पॉर्टेंट नहीं रखते। उसके बाद सेक्शन 136 आता है। सेक्शन 136 क्या कहता है? राइट्स ऑफ मेंबर टू बी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या जो मेंबर्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर सकते, मतलब चेक कर सकते हैं। तो क्या कहता है ये? इन दिस सेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट
फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सब आते हैं। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, CFS कंसोलिडेशन या कैश फ्लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ भी मान लो, ऑडिटर्स रिपोर्ट्स या एवरी डॉक्यूमेंट जो भी अटैच्ड है वो सब आते हैं। और शैल बी सेंड टू एवरी मेंबर, डिबेंचर ट्रस्टी या कोई भी अदर इंटाइटल पर्सन है, उनको ये सब भेजना पड़ेगा। यानी कि यहाँ क्या कह दिया, उनको कंप्लाई, कंपनी को ये प्रोविज़न अप्लाई है कि उनको ये सारे रिपोर्ट्स जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड वो भेजना पड़ेगा हर मेंबर को। कोई डिबेंचर ट्रस्टी है, डिबेंचर ट्रस्टी के हमने सेक्शन 71 में पढ़ा है, तो आप उसको देख सकते हैं, तो उसके बारे में है। या कोई भी और इंटाइटल पर्सन है तो उसको अप्लाई होगा। नॉट लेस देन 21 डेज, यानी कि 21 दिन मैक्सिमम, मिनिमम 21 दिन से पहले दे देना होगा, भेज देना होगा आपको रिपोर्ट, उससे आप कम नहीं कर सकते। ये कोई नहीं, यहाँ क्लियर डेज 21 डेज नहीं है, आप 21 डेज पहले दे सकते हैं। वो अपने आप से देख लीजिए आप 21 डेज कब बनते हैं, तो उससे पहले दे सकते हैं। लेकिन कंपनी चाहती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि हम बहुत पहले दे दें, 21 दिन से पहले ही दे दें। तो उस केस में क्या है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल मेजॉरिटी इन 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कि उनको कंप्लाई करना होगा। अगर पेड अप शेयर कैपिटल है तो मेजॉरिटी नंबर्स होने चाहिए और 95% पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। दो ड्यूअल मेजॉरिटी हो गई इसमें, तो कि एक तो सबसे ज़्यादा नंबर्स अगर 100 है तो 100 में से कम 50 से ज़्यादा 60-70 लोग होने चाहिए और उन सब का पेड अप शेयर कैपिटल 95% से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद नो शेयर कैपिटल, अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 95% ऑफ वोटिंग पावर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन केस ऑफ शॉर्टर पीरियड नोटिस का यही है, अगर आपको शॉर्टर पीरियड नोटिस या स्टेटमेंट्स भेजना है तो आप ऐसे कर सकते हो। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी इट इज़ सफिशिएंट टू कंप्लाइज इफ़, लिस्टेड कंपनी जो है वो किस तरीके से इसका कंप्लाइंस करेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मेड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन एटलीस्ट 21 डेज बिफोर जनरल मीटिंग, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज क्या है, उनके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, अब हर एक को तो भेजा नहीं जा सकता। तो उस केस में उसे क्या करना है, कम से कम 21 दिन पहले, 21 दिन पहले फाइनेंशियल, जिस दिन हमारा AGM होगा उससे 21 दिन पहले तक अपने जो भी जनरल मीटिंग होगी या RO होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस, वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अवेलेबल कराना होगा ताकि कोई भी आके वहाँ पे इंस्पेक्शन कर सके। एंड एक स्टेटमेंट सबको भेजना होगा जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, और कम से कम वो भी 21 दिन पहले AOC 3 के फॉर्म के अंदर भेजना पड़ेगा हर एक मेंबर को, साइलेंट फीचर का। ये नहीं कि आप 400-500 पेज के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज रहे हो, आप शॉर्ट में 200 से 250 पेज का एक फाइनेंस रिपोर्ट तैयार करो और उसमें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डाल के भेज दो। और उन्हें वहाँ पे मेंशन कर दो कि अगर आपको ओरिजिनल देखना है तो आप हमारे जनरल मीटिंग में या आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, वो हम ओरिजिनल भी भेज सकते हैं। अगर आप AOC 3, अगर आप IND-AS का अप्लाई करते हो तो आपको AOC 3 की जगह AOC 3A में भेजना पड़ेगा अगर आप IND-AS का करते हो। अगर नॉर्मल AS वगैरह कंप्लाई फॉलो करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है 3A की, आपको A3 में ही भेजोगे। तो उसका मोड्स किस तरीके से है, मोड्स क्या है कि आपकी अगर लिस्टेड कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, पब्लिक कंपनी में अगर नेटवर्थ 1 करोड़ से ज़्यादा और टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हो तो आप मोड में भी अपना रिपोर्ट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह सेंड कर सकते हो। प्लेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन वेबसाइट पे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल सकते हैं। हाँ, लिस्टेड कंपनी जो है वो भी प्लेस ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ईच सब्सिडरी, यानी कि अपनी हर एक सब्सिडरी की, क्योंकि हर एक सब्सिडरी की किसी की बहुत ज़्यादा हुई तो हर एक को भेजना पॉसिबल नहीं है ना, बहुत खर्चा हो जाएगा। तो उस केस में वो अपनी वेबसाइट पे डाल सकता है। वेयर सच सब्सिडरी इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर उसकी सब्सिडरी इस इंडिया से बाहर है, यानी कि इंडिया है तो सब्सिडरी इंडियन कंपनी की लेकिन वो इनकॉर्पोरेट बाहर हुई थी, तो उस केस में क्या होगा, अगर उसकी जहाँ भी वो इनकॉर्पोरेट हुई है वहाँ उसको कंप्लाई करना ज़रूरी है
ऑडिटेड का, यानी कि ऑडिट करवाना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इम्पॉर्टेंट है तो उसे ऑडिट करा के सब भेजना पड़ेगा, और इम्पॉर्टेंट नहीं है तो वो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकती है, उसमें कोई मनाही नहीं, बस आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑडिट अप्लाई है तो आपको ऑडिटेड ही करवाना पड़ेगा अपलोड। उसके बाद मेंबर्स कैन इंस्पेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन बिजनेस आवर्स एट आरओ एंड आस्क फॉर कॉपीज मांग सकते हैं और बिजनेस आवर्स में इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको याद भी होगा क्योंकि ये चीज़ बहुत जगह आ गई है, कॉपीज़ ऑफ मेंबर्स में आ गई थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ गई थी, और डिफ़ॉल्ट होने पे कंपनी 25,000 OID 5,000 तक के लिए लायबल होगी। उसके बाद सेक्शन 137 और आज का लास्ट सेक्शन चैप्टर का लास्ट सेक्शन 133 हमारा ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया। पर अब इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। सेक्शन 137 क्या कहता है? कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल्ड विथ आरओ, यानी कि ROC को तो अब हमने इतना कुछ करा, कहीं चेंज करा, कहीं कुछ करा, कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करा, तो उस सब का इन्फॉर्म ROC को तो देना पड़ेगा। तो उस ROC को किस तरीके से देंगे? अगर आप AGM करते हो, AGM हेल्ड होता है, तो उसमें क्या है, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजेक्ट होगा तो वो भी आपको लास्ट डेट जो होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, मतलब AGM का लास्ट दिन क्या होगा? अगर सब्सिक्वेंट ईयर्स है तो 30 सितंबर, तो उस केस में आपको उसके अगले 30 दिन के अंदर सबमिट कर देना होगा ROC को। और अगर अडॉप्ट करता है तो फिर भी ROC को AGM के अगले 30 दिन के अंदर कर देना होगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि कि आपका AGM हुआ, AGM में अडॉप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, आपको भेज देना है। लेकिन रिजेक्ट हुआ तो आपको एक रीज़न दे देना पड़ेगा कि अडॉप्शन जब होगा ना, फिर आगे चल के अब कोई रिजेक्ट हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये थोड़ी ना कि आप बनाएंगे ही नहीं, रिजेक्ट हो गया तो आगे चल के जब आप पहले तो रिजेक्टेड भेज दो 30 दिन के अंदर, लेकिन अगर आगे चल के जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा से रिक्रिएट करोगे ना, तो उस केस में नया बनाने के बाद फिर AGM या EGM में दिखाओगे, तो उसके बाद अगले 30 दिन के अंदर आपको दोबारा भेजना पड़ेगा। और अगर आपका अडॉप्ट हो चुका है तो आपको कोई कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट भेज दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका AGM ही नहीं हुआ उस साल, आपकी कंपनी ने AGM किया ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में जो भी लास्ट डेट है AGM की 30 सितंबर है नॉर्मली, सब्सिक्वेंट अगर कोई न्यू इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो उस केस में 30 सितंबर है, तो आप आपको लास्ट डेट जो होगा ड्यू डेट 30 सितंबर, उसके अगले 30 दिन के अंदर आपको वो रीज़न के साथ कि आपने AGM क्यों नहीं किया, उसके साथ वो जो भी रिपोर्ट है वो सबमिट करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा। यानी कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कोई भी रीज़न है आपको सबमिट करना ही है। यानी कि आपके पहले तो 2 पार्ट्स कर लो कि AGM हुआ, AGM नहीं हुआ। AGM हुआ तो उसमें अडॉप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। अगर अडॉप्ट हुआ तो सबमिट कर दो 30 दिन के अंदर, रिजेक्ट हुआ तो भी सबमिट कर दो 30 दिन के अंदर, और अगला जब नया बनेगा और वो जब एक्सेप्ट होगा ना, उसको भी अगले 30 दिन के अंदर सबमिट कर देना है। लेकिन अगर AGM हुआ ही नहीं तो जो लास्ट डेट होती है AGM की ना, उसके वहाँ से अगले 30 दिन के अंदर सबमिट करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और साथ में रीज़न भी देना पड़ेगा कि आपने AGM क्यों नहीं करा। अब किस फॉर्म में सबमिट करेंगे? तो यहाँ पे 4-5 फॉर्म आते हैं इसके अंदर। फॉर्म एक ही बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन उसका डिवाइड अलग अलग तरीके से है। जैसे AOC फॉर तो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, कोई भी नॉर्मल कंपनी हो तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके अंदर करेगी। उसके बाद AOC 4 CFS कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेगी। AOC 4 NBFC कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ना, तो IND AS का फॉलो कर रही है, तो उस केस में वो होगा AOC 4 ही। देखो नॉर्मली AOC 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, CFS लग गया कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, NBFC IND AS लग गया तो NBFC का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट होगा, और CFS NBFC IND AS लग गया तो उस केस में NBFC का कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट होगा। ये 4 तो सेम हो गए।
उसका XBRL क्या होता है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी है या उसकी सब्सिडरीज़ है, यानी कि जिनकी बहुत सारी सब्सिडरीज़ है, उनके बारे में बात करता है। तो उनको अगर पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ से, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आप इंड एस फॉलो करते हैं, इसमें से कोई भी एक लिमिट आपकी क्रॉस होती है तो आपको XBRL के अंदर फॉर्म बनना पड़ेगा, अपनी फाइनेंस स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन 2 कंपनीज पे इस पर छूट रहती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज पे। नॉन बैंकिंग के बारे में तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि क्या होता है, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती है जो हाउसिंग के लिए यानी घर के लिए लोन वगैरह देती है, तो उनको भी ये सेक्शन XBRL अप्लाई नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्हें सबमिट करना पड़ेगा लेकिन XBRL के अंदर नहीं करना पड़ेगा। XBRL की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, यानी कि एक स्पेशल लैंग्वेज जिसमें हमें फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सब्सिडरीज होती हैं वो इंडिया की भी हो सकती हैं, बाहर की भी हो सकती है, अलग अलग जगह की हो सकती है, तो उसके लिए एक स्पेशल होता है ताकि हमें कंपनी को पता रहे कि किस कंपनी की कितनी सब्सिडरीज हैं। तो उसके अगर कोई 1% कंपनी है तो उसके फाइनेंशियल ईयर एंड होने के, जैसे 31 मार्च को एंड हुआ तो उसके अगले 180 दिन के अंदर उसे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा। मान लो जैसे 22-23 चल रहा है तो ROC को फाइल करना पड़ेगा 31 मार्च और उससे अगले 180 दिन के अंदर। जो नॉर्मल कंपनी होती है उन्हें कब करना होता है? AGM के अगले 30 दिन के अंदर। तो उसमें क्या है, उनको एक तो सितंबर एंड तक 30 सितंबर तक वैसे ही टाइम मिलता है, तो उसके बाद 30 दिन का और मिल जाता है अक्टूबर एंड तक का। तो लेकिन इनको बहुत कम टाइम मिलता है, तो ये आपको डी याद रखना होगा 180 डेज़। तो उसके बाद पर्सन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? MD CFO। अगर वो नहीं होते तो कोई भी इंचार्ज होगा, अगर डायरेक्टर कोई भी डायरेक्टर इंचार्ज होगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह की, तो वो होगा। अगर वो भी नहीं है कोई तो सारे डायरेक्टर, चाहे जितने डायरेक्टर हो कंपनी के, वो सब लायबल हो जाएंगे। अगर कॉन्ट्रवेंशन होता है कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिशन में तो उसमें कंपनी को 10,000, अगर फिर भी वो नहीं सबमिट करती, पहले तो 10,000 का लगेगा और उसके बाद भी वो कंटिन्यू रखती है तो 500 पर डे का, और मैक्सिमम अप टू 2 लाख तक का जा सकता है। अगर कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल है जो OID ऑफिशियल इन डिफ़ॉल्ट तो 10,000 नॉर्मली, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करने पर 100 पर डे और मैक्सिमम 50,000 तक का फ़ाइन लगेगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर 9 पूरा कंप्लीट हो गया है। पार्ट 1 में सेक्शन 35, 32 है और बाकी के सारे सेक्शन मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सब समझ आए। सारे नोट्स इसके अपलोड है, दोनों चार्ट सेक्शन 135, 132 के अपलोड है। मे बी इसके मैंने फाइन्स, पेनल्टीज़ और फॉर्म नंबर भी शायद अपलोड कर दिए, नहीं करे होंगे तो आज या कल में वो भी अपलोड हो जाएंगे। आप गूगल ड्राइव पे चेक कर सकते हैं और मुझे कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कहीं भी। और अगर आपको पसंद आई हो वीडियो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स हम लाइक करते रहें और कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें ज़रूर मैसेज करें। थैंक यू।